आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काली अंधेरी रात, वो सुनसान सड़क जिसके किनारे लगी ट्यूबलाइट लुप लुप करके जल बुझ रही थी। पेड़ों के सूखे पत्ते सड़क को ढके हुए थे। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हवा रोम रोम में चुभने वाली चल रही थी। अगर ऐसे में कोई सांस भी ले तो उसकी सांस की आवाज तक माहौल में गूंज जाए। ऐसी काली रात में एक 25 साल का लड़का उसी सड़क पर भागा चला रहा था। दिसंबर की वो कड़कती सर्द भरी रात थी, मगर कोहरे का नामो निशान नहीं था। शरीर को जमा देने वाली ऐसी सर्द रात में भी उस शख्स का पूरा बदन पसीने से ऐसे निचुड़ा हुआ था जैसे अभी अभी बारिश ने उसे भिगोया हो। लड़खड़ाते उसके कदम गवाह थे कि वो अब भागते भागते बुरी तरह से थक चुका था, मगर फिर भी दौड़ रहा था, जैसे जिंदगी को बचाने की कोशिश आखिरी सांस तक करना चाहता हो। बेतहाशा भाग रही उसकी सांसें और धड़कनों की आवाज़ उसके भीतर और भी खौफ पैदा कर रही थी। लाल हुई आंखों में इतना खौफ जैसे मौत अभी अभी छोकर गई हो, मगर पीछा अभी भी कर रही हो। हर बढ़ते कदम के नीचे दबते पत्तों से उठने वाली चरचर की आवाज़ उसके डर में और भी इजाफा कर रही थी। मुंह सूख चुका था, जुबान मानो चुपक सी गई थी, फिर भी वो बस भागे जा रहा था। उसके बिखरे बाल भी पसीने से भीग चुके थे और रोम रोम बार बार खड़ा हो जा रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता कि उसकी आंखें भय से बाहर निकल आने को होती और जिंदगी के बचे पल कम होते नजर आते। बार बार वो लड़का अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखता, जिसकी सुई मानो आगे बढ़ने से मना कर रही हो। वो अपने थके शरीर को किसी भी तरह आगे ढकेल रहा था, ये सोचकर कि सुबह होने में बस ये चंद पल कैसे भी कट जाएं। चंद घंटों में बदली उसकी जिंदगी यकीन करने लायक नहीं थी। उसे याद आने लगा कुछ घंटों पहले का समय, जब सब सामान्य था। कुछ घंटों पहले रात के करीब 8 बजे अरमान, एक नई पीढ़ी का पढ़ा लिखा बैचलर जो देखने में बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव था, अपने कंधे पर बैग लटकाए अंधेरी सड़क की ओर चले जा रहा था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी काबिलियत रंग लाई थी। ऑफिस में उसके काम को देख उसे बड़ी पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया था और साथ ही साथ रहने के लिए कंपनी ने एक घर भी दिया था। वो अपने रंगीन सपनों को बुनते हुए उसी नई घर की ओर बढ़े जा रहा था। अरमान का परिवार नहीं था, और अगर था तो वो सिर्फ खुद। उसके अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सारा परिवार एक रोड हादसे में मारा गया जब वो काफ़ी छोटा था। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ इसी तरह अरमान की जिंदगी में भी उस वक्त एक फरिश्ता आया जिसने उसे पाला पोसा, एक बेहतर जिंदगी नवाजी। बहुत कुछ खो जाने के बाद अब अरमान के पास कुछ बचा था तो सिर्फ वही इंसान, मुकेश देसाई, जिसे वो बाबा कहकर बुलाता था। उसके हसीन सपनों में एक सपना अपने बाबा की नज़रों में खुद के लिए गर्व देखना भी था। बस उसी ख्वाहिश के चलते वो अपनी कामयाबी को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। अरमान अपने घर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन स्क्रीन पर उसके बाबा का नेम फ्लैश हो रहा था। अरमान ने बहुत ही खुश होते हुए फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो अरमान बेटा, कैसे हो? तो इस पर अरमान बोला, एकदम ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? इस पर बाबा बोले, मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। इस पर अरमान बोला, हाँ बाबा, मुझे भी आप बहुत याद आते हो,
लेकिन क्या करूं, इस नए शहर में आना मेरी मजबूरी बन गई थी। लेकिन मैं जल्दी से सेटल होने के बाद आपको भी हमेशा के लिए यहाँ ले आऊँगा, फिर हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। इस पर बाबा बोले, मेरी खुशी तो मेरे बेटे की खुशी में है। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो, तुम कामयाबी की ऊंचाइयों को छुओ। इस पर अरमान बोला, बाबा ऊंचाइयों पर तो मैं पहुँच चुका हूँ, बस मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर बाबा बोले, तुम कभी नहीं बदलोगे अरमान, आज भी वही है जो सालों पहले थे। इस पर अरमान बोला, मैं आपके लिए हमेशा वही रहूँगा बाबा। अच्छा ये बताइए, आपने खाना खाया कि नहीं? इस पर बाबा बोले, बस खाना खाने जा रहा था, तुम बताओ किधर हो? इस पर अरमान बोला, बस बाबा अपनी कंपनी से जो घर दिया गया है उसी में शिफ्ट होने के लिए जा रहा हूँ। इस पर बाबा हैरान होते हुए बोले, आज? बेटा आज अमावस की रात है, आज कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। इस पर अरमान हंसते हुए बोला, बाबा ये 21वीं सदी है, इसमें ऐसा कोई नहीं सोचता। आप भी कहाँ इन सब बातों में फंसे हुए हैं। किसी भी काम के लिए समय थोड़ी देखा जाता है, बस सही इच्छा होनी चाहिए। इस पर बाबा बोले, बेटा तुम समझते क्यों नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मगर फिर भी। इस पर अरमान बोला, बाबा आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र रहिए और खाना खा लीजिए। इतना कहकर अरमान ने फ़ोन रख दिया। मुकेश ने कहा ज़रूर था, मगर उसका दिल अभी भी डर से आशंकित था। फ़ोन रखते ही अरमान के चेहरे पर उदासी सी छा गई। उसे कुछ याद आते ही मायूस हो गया। वो आगे बढ़े जा रहा था। कुछ कदम और चलते ही उसे एक कब्रिस्तान नजर आया, जहाँ का वातावरण सामान्य नहीं था, मगर उसे इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। रात के सन्नाटों में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी बहुत तेज लग रही थी। अरमान हाथ मलते हुए सब ओर देखते हुए चल रहा था। वो एक बहुत ही मजबूत दिल वाला इंसान था। आसानी से डर जाना उसकी फितरत में नहीं था, और भूत प्रेत के अस्तित्व में तो वो रद्दी भर भी भरोसा नहीं रखता था। कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर उसे नजर आया वो घर जिसमें वो रहने आया था, मगर वो घर नहीं बल्कि कोई हवेली नजर आ रही थी, जो शायद सालों से बंद पड़ी थी। बाहर मध्यम रोशनी थी, ऊपर से हल्का कोहरा, जिससे वो हवेली धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। उसके अंदर का वातावरण भी अजीब सा नजर आ रहा था, और अचंभे की बात तो ये थी कि उस हवेली के आसपास ना तो कोई मकान था और ना ही कुछ और। बस कुछ था तो बगल में कब्रिस्तान और बड़े बड़े पेड़, उसके अलावा थी तो वीरानियत और मनहूसियत। बाहर से ही देखने में वो हवेली बहुत डरावनी दिख रही थी, मगर अरमान पर जैसे इन सब चीज़ों का कोई असर ही नहीं था। इस पर अरमान हंसते हुए बोला, कंपनी को भी यही भूतिया जगह मिली थी। देखने से तो लग रहा है कि जैसे किसी हॉरर फिल्म का सेट हो, और इस सेट की वजह से वो हॉरर फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। कहते हुए वो हंसते हुए आगे बढ़ा, मगर उसे क्या पता था कि वो किस दलदल में पैर रखने जा रहा है। खैर अरमान ने उस घर के दरवाजे के पास जाकर ताला खोला। चरमराहट की एक आवाज के साथ उस घर का दरवाजा खुल गया। अरमान ने अपनी बैटरी टॉर्च चलाई और घर के अंदर दाखिल हुआ। वो घर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा पुराना और डरावना था। मगर अरमान को इन सब चीजों से कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। वो तो बस अपनी ही धुन में मग्न था। अरमान अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारकर चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक से घर के सीढ़ियों पर गई, जहाँ पर कोई बच्चा सिर झुकाकर बैठा हुआ था। उसकी उम्र यहीं कोई 7-8 साल की रही होगी। इस तरह अचानक उस बच्चे को देखकर अरमान थोड़ा चौंक सा गया, मगर वो डरा नहीं। वो चलता हुआ उस बच्चे के पास गया और बोला, कौन हो बेटा तुम, और इस बंद घर में क्या कर रहे हो?
अरमान की बातें सुन वो बच्चा कुछ बोला नहीं, बस उठकर सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर भाग गया। उसके पीछे पीछे अरमान भी ऊपर छत पर गया तो वहां जाकर ऊपर का नज़ारा देख अरमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वहां वो बच्चा अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक आदमी और एक औरत भी थे। साथ ही पूरे छत पर इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। उन लोगों का चेहरा इतना डरावना था कि अरमान जैसा शख्स आदमी भी कँपाने लगा। वो तुरंत सीढ़ी से नीचे उतरा और भागता हुआ उस घर से बाहर निकल गया। भागते भागते वो जब घर से बहुत दूर निकल आया तो उसे 2-4 लोग नजर आए। उसने उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था, मगर पता नहीं कैसे रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई और तब भी उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उन्होंने कई लोगों को उस घर में मौत के घाट उतार दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे मामा जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे। अगर घर पर किसी से भी थोड़ी कहा सुनी हो जाती तो घर छोड़ने के लिए उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ ही रहता था। उस शाम भी जब मामी जी और मामा जी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो मामा जी ने अपना बैटरी टॉर्च लिया और चल पड़े। गुस्से से लाल हो चुके मामा जी बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अब चलते चलते तकरीबन 20-25 मिनट बीत चुके थे और मामा जी घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए जब मामा जी के पैर दुखने लगे तो वो रास्ते के किनारे पर बैठ गए। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा था, अब वही रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरा इस कदर छा चुका था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर आराम फरमाने के बाद मामा जी फिर से आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी और उन दिनों हमारे गांव में जंगली जानवरों का भी खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ था। मगर मामा जी इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। अभी मामा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर 3-4 टिमटिमाती बत्तियां जलती दिखीं। जब मामा जी ने अपनी टॉर्च की लाइट उन बत्तियों पर डाला तो पाया कि ठीक उनके सामने कुछ दूरी पर 3-4 बच्चे खड़े हैं और वो लाल टिमटिमाती रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की आंखों से आ रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान की आंखें लाल कैसे चमक सकती है? और तो और इतनी रात गए 3-4 बच्चे इस सुनसान रास्ते पर आए तो आए कहाँ से? अभी मामा जी ये सोच ही रहे थे कि तभी मामा जी की नज़र उन सभी बच्चों के पैरों पर गई तो उनके पैरों को देखकर मामा जी का पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि भूत है। अब मामा जी के हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। देखते ही देखते वो 3-4 बच्चे मामा जी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब मामा जी का सारा खून सूखने सा लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वो उन सभी भूतों के हाथों मारे जाएंगे कि तभी मामा जी ने हिम्मत जुटाया और वहां से अलग एक पतले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जब एक बार मामा जी पीछे मुड़कर उन सभी भूतों की ओर देखा तो वो सभी भूत ना जाने क्यों जोर जोर से हंसे जा रहे थे
मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, मगर उनको इतना ज़रूर पता था कि अगर वो रुके तो उनकी मौत पक्की है। अपनी मौत को अपने पीछे समझकर मामा जी दौड़ते रहे कि तभी उन्हें कुछ दूर पर आगे एक छोटा सा घर दिखा। उस घर को देखकर मामा जी की जान में थोड़ी सी जान आई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर की तरफ जाने लगे। भागते भागते मामा जी उस घर के बंद दरवाजे पर पहुंचे और ज़ोर ज़ोर से उस घर का दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उनके दरवाज़ा खोलते ही मामा जी झट से घर के अंदर दाखिल हो गए। तो उन्हें इतना डरा और घबराया देख उस आदमी ने मामा जी से कहा, क्या वो बेटा तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिसके बाद मामा जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में अपनी पूरी आप बीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। तो मामा जी की पूरी आप बीती सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, वो बच्चे, अच्छा डरिए मत। इतना बोलकर उस आदमी ने घर के अंदर चिल्लाते हुए कहा, अभी मैं बैठे बैठे पानी का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी मुझे 2-4 लोगों के एक साथ चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और जैसे ही वो कदमों की आवाज़ मेरे थोड़ा नज़दीक आई तो मामा जी का पूरा शरीर वापस से कांपने लगा और हाथ पैर भी फिर से फूलने लगे, क्योंकि पानी का गिलास लेकर कोई और नहीं बल्कि वही 3-4 बच्चे आए थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि आज उनकी मौत पक्की है कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहीं वो बच्चे ये लोग तो नहीं थे? उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मामा जी ने जब अपनी निगाहें उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मामा जी का कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा अब उन भूतिया बच्चों की तरह हो गया था। इसका मतलब वो बुजुर्ग आदमी भी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मामा जी वहाँ से उठकर भागने ही वाले थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी के भूतों ने मामा जी का गला पकड़ लिया, वो भी इतनी ज़ोर से कि मामा जी उस भूत के शक्ति के आगे जिंदा लाश की तरह प्रतीत होने लगे। वो अपने गले को उस भूत के हाथों से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही थी। अभी मामा जी मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ नाना जी और गांव के 2-4 लोग आ पहुँचे। तो उन लोगों को देखकर वहाँ मौजूद सभी भूत हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद मामा जी ने अपनी पूरी आप बीती नाना जी को बताई। तो इस पर नाना जी ने कहा, आज से कुछ साल पहले इस घर पर एक पिता और उसके 3-4 बच्चे रहा करते थे, मगर एक दिन वो सभी कहीं से आ रहे थे कि तभी एक बड़ी सी ब्रेक फेल गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उन सभी की वहीं पर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा हर रोज़ भटकती रहती है। जिसके बाद मामा जी नाना जी के साथ घर चले आए। तो इस तरह से उस रात मामा जी की जान बच गई। अभी मैंने अपने मामा जी की पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई ही थी कि तभी मेरे एक दोस्त गौतम ने कहा, अरे अमित, मेरे चाचा जी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। इससे पहले कि गौतम कुछ बोले, दूसरे दोस्त ने हल्की दबी हुई आवाज़ में कहा, बताना क्या हुआ था तेरे चाचा जी के साथ। जिसके बाद गौतम ने बताना शुरू किया। आज से करीबन 12 साल पहले मेरे चाचा जी ने गांव के बाहर एक दुकान में बतौर स्टाफ का नया नया काम पकड़ा था। उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लेकर इधर उधर जाया करते थे। अमूमन उस समय लोग रात के वक्त ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकला करते थे। ऐसे ही एक रात चाचा जी की काम से छुट्टी हुई, मगर उस दिन शाम से ही काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। चाचा जी उस दिन अपने साथ छाता ले जाना भूल गए थे। तो छुट्टी हो जाने के बाद वो दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी। इस पर चाचा जी ने अपने मन ही मन में कहा, और 10 से 15 मिनट देखता हूँ, वरना भीगता हुआ घर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी, तो चाचा जी भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज होती जा रही थी, मानो बारिश चाचा जी से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। खैर, अभी चाचा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर काफ़ी हलचल होती दिखाई पड़ी। तो उस हलचल को देखकर चाचा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस पेड़ के ऊपर घुमाया। तो उस पेड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पेड़ के ऊपर का नज़ारा देखकर इतनी बारिश में भी चाचा जी के प्राण सूख गए और उनका पूरा शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके 2 सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर चाचा जी को समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। जिसके बाद चाचा जी ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे घर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।